that is about advanced techniques in proteomics. Those techniques include chromatography and electrophoresis. So today we will discuss and we will cover the technique of electrophoresis. Acha ji, so do you have any idea about what is electrophoresis? I guess everyone should have the idea about electrophoresis because in methods in molecular biology course you already have read about it. Ji, do you know about it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ji. So, what is electrophoresis? Electrophoresis is basically a process of protein separation. ये क्या है, एक प्रोटीन को किसी भी प्रोटीन को सेपरेट करने का प्रोसीजर है जहाँ पे आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स हो एंड यू वांट टू एक्सट्रैक्ट और यू वांट टू सेपरेट योर इंटरेस्टेड प्रोटीन. तो योर इंटरेस्टेड प्रोटीन देन you can also opt for electrophoresis depending on the conditions, depending on the nature of protein. You can choose for electrophoresis or chromatography. So those proteins, those molecules can be separated in an electric field. वो जो प्रोटीन्स होती हैं, वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन्स को जिनको आप सेपरेट करना चाहते हो, वो हमेशा किस में सेपरेट होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में सेपरेट होते हैं, जो कि हमें ऑलरेडी पता है. बिकॉज हम क्या करते हैं कि जेल मैट्रिक्स के अंदर जो है वेल्स बना के अपने सैंपल को पोर कर देते हैं और उसके बाद जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब गुज़रता है, इलेक्ट्रिसिटी जब उसमें से गुज़रती है तो इट टेंड टू सेपरेट द प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास और ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशियो और सो ऑन. मॉलिक्यूल्स आर अप्लाइड ऑन अ सॉलिड सपोर्ट. मॉलिक्यूल्स को जब हम उसी तरह से सॉलिड सपोर्ट पे अप्लाई करते हैं, जस्ट यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हम वेल्स बना के मॉलिक्यूल्स को उसके अंदर डालते हैं. मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिकल चार्जेस. मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की किस तरह से है, कितनी है, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक चार्जेस पे. वो वाली प्रोटीन्स जिनके ऊपर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो नेगेटिव है, तो ऑब्वियस बात है कि प्रोटीन्स की तरफ मूव करेंगी, एनोड की तरफ को मूव करेंगी, पॉजिटिव की तरफ को मूव करेंगी. और वो वाली प्रोटीन्स जिनके ऊपर जो चार्ज है वो इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, तो वो क्या करेंगी, वो मूव तो करेंगी एनोड की तरफ ही, बट वो स्लोली मूव करेंगी. तो मूवमेंट जो है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है? इलेक्ट्रिक चार्जेस पे भी, और इसके अलावा साथ साथ इस पर भी डिपेंड कर रही होती है कि आपके जो मॉलिक्यूल है उसका साइज़ क्या है, आपकी प्रोटीन का साइज़ क्या है. तो साइज़ के बेस पे भी इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपकी जो प्रोटीन्स हैं वो सेपरेट की जाती हैं. दो टाइप्स की इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है. नंबर वन इज़ टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड द सेकंड वन इज़ कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस. टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये जो नॉर्मल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है जिसको आप लोगों ने पढ़ा भी है इन द कोर्स ऑफ मेथड्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. सेपरेटेड प्रोटीन्स आर आइडेंटिफाइड बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री. जो आप प्रोटीन्स को सेपरेट करते हो दे कैन बी आइडेंटिफाइड बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री. अव्वल तो आपको ऑलरेडी आप उसको अपनी प्रोटीन को आइडेंटिफाई कर सकते हो. जब आप उसको सेपरेट कर रहे हो आप तब भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो बाय हैविंग अ रेफरेंस, बाय हैविंग अ प्रोटीन लैडर. ठीक है, तो प्रोटीन लैडर या रेफरेंस के थ्रू जो है, जब आप प्रोटीन लैडर या रेफरेंस को रन करते हो तो यू कैन ईजिली गेट द आइडिया अबाउट द साइज़ ऑफ द प्रोटीन. एंड जब आपको साइज़ ऑफ प्रोटीन पता चल जाएगा तो उसके बाद आपको आराम से पता चल जाता है कि ये वाली जो प्रोटीन है ये वही है जो मेरी डिज़ायर्ड प्रोटीन थी या ये कोई और प्रोटीन है. तो आपको जो है वो समहाउ बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हो जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस के बेस पे ही. बट कोई बिल्कुल न्यू प्रोटीन है, कोई ऐसा बैंड है जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि प्रोटीन का सैंपल जो है वो बैंड्स में फिर सेपरेट होता है ना इलेक्ट्रोफोरेसिस में. तो कोई ऐसा बैंड है जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो उस बैंड को आप जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो. कैसे? मास स्पेक्ट्रोमेट्री की बेस पे. यानी कि आप उसकी मास स्पेक्ट्रोमेट्री करके यू कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोटीन. Okay, ji. So two-dimensional gel electrophoresis. This method was developed independently by O'Farrell and by Close
in 1975. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ परफॉर्म्ड इन 2 डिफरेंट प्लेन्स. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो 2 डिफरेंट प्लेन्स में की जाती है. द 2 प्लेन्स आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर. मोस्टली जो हम करते हैं प्रोटीन्स को सेपरेट करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो हम सबको पता है कि वो कौन सी वाली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है. वो वर्टिकल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, बिकॉज प्रोटीन्स जो है वो हम एसडीएस पेज से सेपरेट करते हैं. एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम बहुत कम प्रोटीन्स को सेपरेट करते हैं. क्यों? क्योंकि एगारोस का जो पोर साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है, प्रोटीन के लिए इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं होता. जो एसडीएस पेज होता है उसमें प्रोटीन्स के लिए जो पोर साइज़ है वो सूटेबल होता है, पोरोसिटी सूटेबल होती है, तो वहाँ पे हम प्रोटीन्स को इजीली जो है सेपरेट कर सकते हैं. तो यही वजह है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है आपकी प्रोटीन्स को सेपरेट करने के लिए वो 2 प्लेन्स में की जाती है, और वो जो दोनों प्लेन्स एक दूसरे के राइट एंगल होते हैं, इनके वर्टिकल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है. प्रोटीन सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड मॉलिक्यूलर वेट्स. प्रोटीन जो सेपरेट होते हैं वो किसके बेस पे हो रहे होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड देयर मॉलिक्यूलर वेट्स. जेल स्टेनिंग आफ्टर 2 इलेक्ट्रोफोरेटिक रन्स. जब आप जेल रन कर लेते हो, तो जेल रन करने के बाद आप क्या करते हो? अपनी जेल को स्टेन करते हो, बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि वर्टिकल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम एसडीएस पेज को स्टेन करते हैं. एंड देन द विजुअलाइजेशन ऑफ द प्रोटीन बैंड्स कैन बी मेड बाय यूजिंग जेल डॉक और एनी अदर विजुअलाइजिंग डॉक सिस्टम. ठीक है, तो आप किसी भी जेल डॉक से या किसी भी विजुअलाइजिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है उन प्रोटीन बैंड्स को विजुअलाइज कर सकते हो, देख सकते हो. द 2D जेल मेथड, ऑल्सो नोन एज आइसोडॉल्ट मेथड, प्रोटीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक चार्ज नोन एज आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग. वो वाली प्रोटीन जिनको आप सेपरेट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ ओनली देयर इलेक्ट्रिकल चार्ज, तो उस वाली जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है उसको क्या कहते हैं? IEF. व्हाट इज़ IEF? IEF बेसिकली आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, जिसमें बेसिकली आप इलेक्ट्रिक के चार्जेस को फोकस करके जो है प्रोटीन्स को सेपरेट कर रहे हो. डाल्टन इज़ यूनिट ऑफ मास. इसमें जो डाल्टन है वो आपका यूनिट ऑफ मास होता है, बिकॉज जो प्रोटीन्स हैं वो सेपरेट जब होती हैं तो आपके पास जो बैंड्स आते हैं और ये जो आप रेफरेंस को साथ रन करते हो वो भी आपके पास किलो डाल्टन में ही बता रहा होता है कि कितने डाल्टन्स की ये प्रोटीन है. इलेक्ट्रोफोरेसिस डिपेंड्स ऑन चार्ज टू मास रेशो एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो डिपेंड कर रही होती है किस पे? चार्ज टू मास रेशो पे, और जो स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रही होती है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो स्ट्रेंथ है वो कितनी स्ट्रेंथ है. अगर तो स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो प्रोटीन्स जो हैं वो अच्छे से सेपरेट हो जाएंगी, जल्दी सेपरेट होंगी, मोबिलिटी फास्ट होगी. अगर स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी तो प्रोटीन्स जो हैं वो इजीली सेपरेट जो है वो नहीं हो पाएंगी. Polyacrylamide gel electrophoresis page is commonly used for the separation of proteins. और पेज जो है जिसको polyacrylamide gel electrophoresis भी कहते हैं, that is widely and commonly used technique for the separation of proteins. So here in diagram you can see about the IAF isoelectrofocusing. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आपके पास एक एम्फोटेरिक सैम्पल कंपोनेंट्स हैं जिसमें A-B-C 3 टाइप्स के कंपोनेंट्स हैं, और ये आपके पास एक पीएच ग्रेडिंग आप कर देते हो अपने जेल में, जहाँ पे आप इसको कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो. उस जेल में आप पीएच ग्रेडियंट लेकर आते हो, तो नीचे जो है वो पीएच आपकी लो होती है, ऊपर आपकी पीएच हाई होती है. ऊपर की तरफ कैथोड होता है, नीचे की तरफ जो है वो एनोड टर्मिनल लगा हुआ होता है. जब आप प्रोटीन सैंपल्स को लोड करते हो तो आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग के बेस पे वो वाली तमाम प्रोटीन्स जिनका एक जैसा चार्ज होता है वो एक बैंड में आ जाती हैं, जो तमाम प्रोटीन जिनका दूसरी तरह का चार्ज होता है वो उस वाले में आ जाती हैं, वो अलग से बैंड बना लेती हैं, आइसोइलेक्ट्रिक अलग पॉइंट पे फोकस हो जाती हैं, और तीसरी वाली प्रोटीन्स अलग पॉइंट पे फोकस हो जाती हैं. और ये बहुत ही रेयर है कि कोई दो प्रोटीन्स का एक ही आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हो. तो मोस्टली क्या होता है कि सारी की सारी प्रोटीन्स का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है वो डिफरेंट होता है. ऑल्दो कि जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो सेम हो सकता है दो से ज़्यादा प्रोटीन्स का, बट जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो बहुत ही रेयर है कि किसी दो प्रोटीन्स का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो सेम हो. तो अब यहाँ पे ये जो रेड कलर की प्रोटीन है ये एक ही प्रोटीन है जो सारी सेपरेट हो गई. इस तरह
सॉरी स्टूडेंट्स, इस तरह जो येलो वाली है वो एक तरह की प्रोटीन है और जो ग्रीन वाली है वो एक तरह की प्रोटीन है, और इस प्रोटीन में जितने मॉलिक्यूल हैं उन सबका एक ही आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, यानी कि वो एक ही प्रोटीन है, डिफरेंट प्रोटीन्स नहीं हैं। तो पीएच के बेस पे क्या होती हैं, वो सेपरेट हो जाती हैं। नाउ कम टूवर्ड्स द पेज। एक्रिलामाइड इज़ द जेलिंग एजेंट इन द जेल। ये बेसिकली क्या है, एक जेलिंग एजेंट है, एक सॉलिडिफाइंग मटेरियल है जो कि जेल के बेस को, जेल की मैट्रिक्स को बनाता है। एंड बिस एक्रिलामाइड क्या है, क्रॉस लिंकिंग एजेंट है, जिसकी वजह से आपकी जो जेल है वो बड़ी एक फर्म और बड़ी अच्छे पोर साइजेस वाली जो है वो बनती है। अगर ये बिस एक्रिलामाइड जो क्रॉस लिंक नहीं करेगा तो आपकी जो जेल है वो पॉलीमराइज ही नहीं होगी, तो जेल जो है वो पॉलीमराइज नहीं हो सकती। साइज ऑफ द पोर्स कैन बी वेरीड बाई चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोनोमर्स इन द जेल। ऑब्वियस बात है कि जो जेल की कॉन्सेंट्रेशन है वो डिपेंड करती है कि पोरोसिटी क्या होगी। तो साइज ऑफ द पोर्स विल ऑलवेज डिपेंड ऑन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मोनोमर्स, दैट इज़ एक्रिलामाइड एंड बिस एक्रिलामाइड। जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में आप यूज़ करोगे एक्रिलामाइड और बिस एक्रिलामाइड का, उतनी ही ज़्यादा द लार्जर द स्मॉलर द साइज ऑफ द प्रोटीन्स विल बी। तो जो पोर्स का जो साइज़ होगा वो उतना ही क्या होगा, स्मॉल होगा, छोटा होगा। जितनी कंसंट्रेशन एक्रिलामाइड बिस एक्रिलामाइड की ज़्यादा होगी, पोर्स उतने ही छोटे होंगे, और जो स्मॉलर प्रोटीन्स होती हैं फिर उन्हीं को ही सेपरेट उसमें से किया जा सकता है, लार्ज प्रोटीन्स जो है वहाँ से पास आउट नहीं हो पाएंगी। द पोर साइज ऑफ द जेल decreases with the larger concentration of acrylamide. So as I have already told you that the larger the pore size is, the smaller the concentration of acrylamide and bis acrylamide, and if you want to have the smaller size pores, then you will add more concentration of acrylamide and bis acrylamide into your gel matrix to make smaller sizes pores. Usually the gels containing 15% acrylamide and 5% bis acrylamide are used for the separation of proteins by page. Usually जो क्या किया जाता है कि 15% acrylamide यूज़ किया जाता है और 5% bis acrylamide यूज़ किया जाता है प्रोटीन्स को सेपरेट करने के लिए। Gels containing polyacrylamide from 3% to 30% can be used for the separation of proteins depending on the size of the proteins. आप जो है वो ज़्यादा कंसनट्रेशन की भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है कि कौन सी प्रोटीन्स को आप जो है वो सेपरेट करना चाह रहे हो। A 3% gel is used for the separation of proteins of high molecular weight greater than 1 million Daltons. जो 3% जेल है उसको यूज़ किया जाता है सेपरेशन के लिए उन प्रोटीन्स की जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। तो 3% जेल होगी, देन द पोर साइज़ विल बी ग्रेटर, विल बी लार्जर, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो लार्जर साइज प्रोटीन्स हैं दे कैन बी इजीली सेपरेटेड ड्यू टू द लार्ज पोर साइजेस। तो उसकी वजह से आपकी लार्ज प्रोटीन्स जो है वो इजीली सेपरेट हो जाएंगे और उनका जो वेट है वो 1 मिलियन डाल्टन या उससे ऊपर का हो सकता है। A 30% gel is used for the separation of proteins of small molecular weights less than 1000 Dalton. जहाँ आप 30% gel यूज़ कर रहे हो तो that is highly concentrated gel and is used to separate the smaller molecular weights proteins. तो वो वाली प्रोटीन्स जिनका जो molecular weight है वो small होता है उनको आप 30% जेल से जो है सेपरेट कर सकते हो, बिकॉज 30% जेल की कंसनट्रेशन इज़ क्वाइट मच हायर देन द 3% जेल एंड the pore sizes will be of much smaller as compared to 3% gel, so the smaller proteins can easily be separated by 30% gel. A 3% polyacrylamide gel is fragile. Obvious बात है, that is very fragile and difficult to handle. Agarose is added in it during gel formation. तो जो 3% पॉलीक्रिलामाइड जेल होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, फ्रेजाइल होती है, बहुत डेलिकेट होती है। जब आप उसको रन कर लेते हो, रन करने के बाद आपने उसको निकाल के जब स्टेन करना होता है तो देयर आर द चांसेस टू टीयर द जेल। तो जेल जो है वो वॉर्न आउट होने के या टीयर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि 3% जेल जो है वो बहुत ज़्यादा कम कंसनट्रेशन उसमें जेल की, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होती है। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है कि उसमें थोड़े से एगरोज डाल दिया जाता है ताकि जेल जो है वो फर्म हो जाए, उसकी जो जेल मैट्रिक्स है वो थोड़ा सा फर्म हो जाए, थोड़ी कंसनट्रेशन जो है वो उसमें हाई हो जाए, वो इतनी ज़्यादा फ्रेजाइल ना रहे।
एगरोज स्टेबलाइजेज द जेल विदाउट अफेक्टिंग द मोबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स इन द जेल। ऑब्वियस बात है कि एगरोज जो है वो एगरोज के जो प्रोसेस होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और यूजुअली हम एगरोज को यूज़ नहीं करते टू सेपरेट दी प्रोटीन्स, तो डैट इज़ वाई एगरोज जो है वो स्टेबलाइज कर देता है जेल को विदाउट अफेक्टिंग दी मोबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स इन द जेल। एप्लीकेशंस पे अगर हम आएँ तो एप्लीकेशंस ऑफ 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, द 2D जेल और आइसोडोल एज द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड इन proteomics बिकॉज ऑफ नंबर 1 relatively easy use because it is easy to use, number 2 is automation, it is almost automated process, number 3 is highly reproducibility, it can be highly reproducible if I have done a 2D gel electrophoresis under some specific conditions and if I publish those conditions and my results into some journal, that results can easily be reproduced in any other laboratory on the basis of those conditions and on the basis of those concentrations which are written down on the paper। ठीक है, तो हाईली रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है इसकी क्योंकि ये टेक्निक ऐसी है जो कि किसी भी जगह पे कंडीशंस को मेंटेन करके की जा सकती है, उससे जो है वो अफेक्ट नहीं पड़ता आपके रिजल्ट्स पे। हाई रेजोल्यूशन ऑफ प्रोटीन्स and whenever you are going to separate the proteins on the basis of page, there are chances to get the diffused bands। तो आपके पास चांसेस होते हैं कि आप डिफ्यूज़ बैंड जो हैं वो आपके पास आ जाएं, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए भी आप 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज़ कर सकते हो बिकॉज इट इज़ हाईली रिजॉल्व्ड प्रोटीन बैंड्स जो हैं वो आपके पास आते हैं 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, क्योंकि यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के अकॉर्डिंग भी आपकी जो प्रोटीन्स है वो सेपरेट हो रही होती है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन्स के बैंड्स के दरम्यान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा फासला होता है, तो हाईली रिजॉल्व्ड जो है वो आपके पास प्रोटीन्स बैंड्स आते हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट है कि आपके पास डिफ्यूज़ बैंड्स नहीं आते। डिफ्यूज़ बैंड्स को अगर आपको कट करना पड़ जाए तो डैट इज़ अ मेस, तो उसको आप जो है वो इजीली कट नहीं कर सकते हो। नंबर 5 इज़ एप्लीकेबिलिटी टू एनालिसिस बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। उसके बाद जो है वो आप आइसोडोल या 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के रिजल्ट्स की बेस पे आप प्रोटीन्स को सेपरेट करके जो है वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री भी कर सकते हो। नंबर 6 इज़ प्रोटीन बैंड्स सेपरेटेड बाय आइसोडोल आर readily amenable to the amino acid composition analysis and band degradation। जो भी आप प्रोटीन्स को सेपरेट कर रहे हो on the basis of 2D gel electrophoresis or isodol method, these proteins can easily and are readily available for the amino acid composition analysis, ताकि आप उन प्रोटीन्स का amino acid composition analysis कर सको and you will get to know about the sequence of amino acid in that proteins। तो उससे जो है वो आपको एडमिन डिग्रेडेशन के थ्रू जो है आपको प्रोटीन्स का सीक्वेंस पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ दैट प्रोटीन ऑफ द अमीनो एसिड्स इन दैट प्रोटीन, के उन अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस क्या है प्रोटीन में, बिल्कुल उस तरह जैसे हम DNA सीक्वेंसिंग करती हैं बाय यूजिंग सैंगर, बाय यूजिंग NGS और बाय यूजिंग मैक्सिम गिलबर्ट मेथड, उसी तरह हम जो है वो प्रोटीन्स के सीक्वेंस को भी पता लगाते हैं और प्रोटीन्स का जो सीक्वेंस है वो बेसिकली एडमिन डिग्रेडेशन के थ्रू जो है वो पता किया जाता है। इसके अलावा और भी टेक्निक्स हैं बट मोस्टली एडमिन डिग्रेडेशन की जाती है। नेक्स्ट इज मेथडोलॉजी ऑफ 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो व्हाट इज़ द मेथड टू परफॉर्म 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? नंबर 1 इज सैम्पल प्रिपरेशन, देन solubilization and application on the gel। Separation of protein by IEF on an immobilized pH gradient IPG gel strip। आप बेसिकली करते क्या हो कि प्रोटीन्स को सेपरेट करते हो IEF यानी कि आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग की बेस पे। किस पर सेपरेट करते हो? एक जेल स्ट्रिप पे जिस पे जो है वो pH ग्रेडियंट जो है वो ऑलरेडी सेट हुआ होता है। वो जो जेल ग्रेडियंट है जो जेल स्ट्रिप है वो रेडीली मार्केट में अवेलेबल होती है, तो यू कैन परचेज़ that you can buy it and then you can easily perform your 2D gel electrophoresis।
सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द IPG स्ट्रिप ऑन आ सोडियम डोडिसाइल सल्फेट SDS पेज। ये जो सेपरेशन प्रोटीन्स की होती है इस IPG स्ट्रिप को आप जो है वो SDS पेज पे भी अप्लाई करके जो है वो यूज़ कर सकते हो। विजुअलाइजेशन ऑफ सेपरेटेड प्रोटीन बैंड्स आफ्टर SDS पेज एंड एवेल्यूएशन ऑफ द पैटर्न ऑफ द सेपरेटेड प्रोटीन्स ऑन जेल आफ्टर विजुअलाइजेशन। देन आप क्या करते हो, जो प्रोटीन्स बैंड आपके पास आते हैं उन प्रोटीन बैंड्स को आप क्या करते हो SDS पेज से रन करने के बाद और इवेल्यूशन करने के बाद आप जो है वो उनको उन सेपरेटेड बैंड्स को जो है वो विजुअलाइज कर सकते हो बाय यूजिंग जेल डॉक सिस्टम और एनी अदर सिस्टम। तो सबसे पहले आ जाते हैं सैम्पल प्रिपरेशन, सॉल्युबलाइजेशन एंड एप्लीकेशन ऑन टू जेल। सैम्पल प्रिपरेशन कैसे की जाती है? क्रशिंग और ग्राइंडिंग ऑफ फ्रोजन सैम्पल्स। क्या आप क्या करते हो, सबसे पहले या तो क्रश करते हो या ग्राइंड करते हो अपने फ्रोजन सैम्पल्स को। होमोजेनाइजेशन बाय शेयरिंग इन अ सोनिकेटर। आप फिर क्या करते हो, उसको होमोजेनाइज करते हो। होमोजेनाइज बेसिकली कैसा होता है, अभी आजकल जो है वो आप लोग घरों में एक हैंड बीटर यूज़ कर रहे हो, नॉट ब्लेंडर, हैंड बीटर यूज़ कर रहे हो। ये वो वाला बीटर नहीं है जिससे आप जो है वो केक वगैरह बेक करने के लिए अपने बैटर को जो है वो मिक्स करते हो, जैसे कि एग को विस्क करने के इस्तेमाल करते हो। ये वो वाला बीटर नहीं है, ये वो वाला बीटर है जो ऐसे एक लंबी सी ऐसे होती है, बिल्कुल सीधी सी इरेक्ट सी एक मशीन है जिसके आगे आप अपना एक कटर लगाते हो और उस कटर को जग में या किसी भी बाउल में आप डाल के जो भी चीज़ को आप कट करना चाहते हो उसको आप जो है उसकी पेस्ट बना सकते हो। आप लोगों ने अभी आजकल देखे होंगे ये हैंड वाले। डू यू हैव एनी आइडिया? बहुत ज़्यादा किचन में यूज़ किया जा रहा है इसको नॉर्मली। Friends, don't you have idea about that hand mixture कह लें, और basically that is homogenizer? मैम देखा हुआ है। ओके जी। सो बिल्कुल उसी तरह का होमोजेनाइज़र होता है जो हम लेबॉर्ट्रीज में यूज़ करते हैं, बट डैट इज़ इन स्मॉलर साइज़, वो स्मॉलर साइज़ का होता है। अब डिपेंड करता है कि आपका सैम्पल क्या है, आप बड़े साइज़ का भी यूज़ कर सकते हो, जैसा आपका घर में होता है आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। सॉल्युबलाइजेशन इज इन द लाइसिस बफर। उसके बाद जब आपने क्रशिंग कर ली, क्रशिंग के बाद आपने जब होमोजेनाइजेशन कर ली सोनिकेटर में, और फिर आप क्या करते हो, उसको सॉल्युबलाइज करते हो किसी भी लाइसिस बफर में डाल के। तो उससे क्या होता है, लाइसिस बफर कंटेन्स यूरिया और थायोयूरिया या फिर डाईथायोथ्रिटोल DTT और डिटर्जेंट जो है इसमें डला हुआ होता है, जिससे जो है वो ये लाइसिस बफर होता है तो आपकी जो सैंपल में अगर तो सेल्स वगैरह तो उनको लाइज कर देता है। द प्रेजेंस ऑफ यूरिया में कॉज सम कार्बामाइलेशन। जो यूरिया है वो थोड़ा बहुत कार्बामाइलेशन कर सकता है कि आपके प्रोटीन के साथ जो है उसका थोड़ा प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, कार्बामाइलेशन हो सकती है। तो कार्बामाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स इज कंट्रोल बाय द एडजस्टमेंट ऑफ pH। तो आप जो है वो इन प्रोडक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हो बाय एडजस्टिंग द pH, बाय एडजस्टिंग द टेम्परेचर एंड बाय एडजस्टिंग द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्युबलाइजेशन बफर। तो आप जो है pH को कंट्रोल करके स्टेबलाइज करके, आप टेम्परेचर को स्टेबलाइज करके और आप आयनिक स्ट्रेंथ को स्टेबलाइज करके सॉल्युबलाइजेशन बफर की आप जो है कंट्रोल कर सकते हो कि कार्बोमाइलेशन जो है प्रोटीन्स की ना हो। लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेकेराइड्स आर रिमूव फ्रॉम सैंपल बाय अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। क्योंकि आपके पास आपने जो प्रोटीन्स का जो सैंपल आया है, ऑब्वियस बात है आपने वो या तो ब्लड सेल से निकाला है या आपने किसी के मसल सेल से निकाला है, तो वो सेल्स वगैरह भी अंदर हैं, डेब्रिस अंदर है, तो आपने उसको जो है वो सेपरेट करना है। तो लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसेकेराइड्स और इस तरह के जो डेब्रिस वगैरह हैं, यू हैव टू रिमूव those debris, those lipids molecules and polysaccharides, those unwanted molecules from the sample by using ultracentrifugation। यानी कि सेंट्रीफ्यूज मशीन के थ्रू सेंट्रीफ्यूज करके आप जो है वो उनको अलग सेपरेट कर सकते हो। एंड यू नो दैट द डेंसिटी ऑफ लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स एंड प्रोटीन्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो जो इनकी डेंसिटीज होती है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम ईच अदर, सो यू कैन ईजिली separate them, you can easily remove them on the basis of ultracentrifugation। The removal of lipid, nucleic acid and carbohydrate is important as these elements clog the gel pore, interact with proteins, cause changes in migration of proteins through the gel because they are unwanted molecules। तो आप उन unwanted molecules को जो है वो अपने सैंपल के अंदर रख नहीं सकते हो, बिकॉज इफ़ आपका सैंपल जो इम्प्योर होगा और अगर आप उसी इम्प्योर सैंपल को अपने जेल में रन कर दोगे तो क्या होगा,
आपके जो जेल के पोर्स हैं वो क्लॉग हो सकते हैं, तो क्लॉगिंग ऑफ द जेल पोर्स। नंबर सेकंड, इंटरेक्शन विद द प्रोटीन्स, आपके जो लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, ये आपके सेपरेटरी प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको रिक्वायर नहीं है। अगर वो इंटरेक्ट कर लेंगे तो उनका मास में या चार्ज में डिफरेंस आ जाएगा, और अगर मास और चार्ज में डिफरेंस आ जाएगा तो ऑब्वियस बात है उनकी मोबिलिटी में जब सेपरेट हो रही होंगी वो प्रोटीन, तो उनकी मोबिलिटी में भी डिफरेंस आ जाएगा, और फिर जो बैंड जो हैं वो हमें गलत साइज़ के मिलेंगे, और हमें जो है वो गलत आइडिया होगा कि ये प्रोटीन बेसिकली कौन सी है। कॉज चेंजेस इन माइग्रेशन ऑफ प्रोटीन्स थ्रू द जेल, और इसमें जो है वो चेंजेस माइग्रेशन ऑफ प्रोटीन्स के में जो चेंजेस हैं वो भी हो सकती हैं थ्रू द जेल, जो कि हमारे लिए जो है वो रिक्वायर नहीं है। सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द फर्स्ट डायमेंशन बेस्ड ऑन चार्ज बाय IEF। फिर हमने क्या करना है, सेपरेशन करनी है प्रोटीन्स की। पहले तो सबसे पहले जब हमने उसको क्लीन कर लिया है सारा कुछ अल्ट्रा साइंटिफिकेशन के बाद, फिर हमने प्रोटीन्स को सेपरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ IEF। प्रोटीन्स आर अप्लाइड टू द टॉप ऑफ अ पॉलीक्रिलामाइड जेल स्ट्रिप। प्रोटीन्स को जो है जेल स्ट्रिप के ऊपर जो है सबसे पहले अप्लाई करना है। जेल स्ट्रिप कंटेनिंग एम्फोलाइट्स और एम्फोलाइंस विद अ pH रेंज ऑफ pH 6 to 10। pH 6 to 10 पे उसका जो है वो ग्रेडियंट सेट किया हुआ होता है, जिसमें एम्फोलाइट्स और एम्फोलाइंस के थ्रू जो है वो pH का ग्रेडियंट सेट किया होता है। द मिक्सचर ऑफ एम्फोलाइंस बिकम्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्पेसिफिक जोन्स बेस्ड ऑन देयर चार्जेस। उनकी चार्जेस की बेस पे हर जोन में pH ग्रेडियंट के जो स्ट्रिप है उसमें हर जोन में डिफरेंट एम्फोलाइंस या डिफरेंट जो है वो एम्फोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं डिपेंडिंग ऑन दी pH। प्रोटीन्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज अलोन। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो आपकी प्रोटीन सेपरेट होंगी वो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज जो है वो सेपरेट होंगी, सिर्फ और सिर्फ चार्ज की बेस पे सेपरेट होंगी, अभी मास की बेस पे सेपरेट नहीं हो रही। देन अब हमने क्या करनी है, अब हमने उनको सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स इन सेकंड डायमेंशन बेस्ड ऑन देयर मास अलोन। अब हमने उनको SDS पेज रन करना है और उनको जो है वो मास के बेस पे भी सेपरेट कर लेना है। द जेल स्ट्रिप कंटेनिंग द प्रोटीन्स सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोकसिंग इज इक्विलिब्रेटेड इन द SDS बफर। फिर उसको जो है SDS बफर के ऊपर इक्विलिब्रेट कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, प्लेस्ड ऑन अ स्लैब ऑफ पॉलीक्रिलामाइड जेल विद SDS इलेक्ट्रोफोरेस टू सेपरेट द प्रोटीन्स। फिर उनको जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दी जाती है। ऑल प्रोटीन्स आफ्टर इंटरेक्शन विद SDS बिकम नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि सारी की सारी प्रोटीन्स जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाती हैं SDS पेज पे लगने के बाद, तो SDS जो है वो उनको नेगेटिवली चार्ज कर देता है। देन द प्रोटीन्स विल ओनली सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास ओनली। तो प्रोटीन्स आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर मास अलोन। सो हियर इन डायग्राम यू कैन सी, तो नंबर 1 आपके पास क्या है, एक टैंक है, टैंक में बफर है और उसके अंदर आपने जो है वो अपनी जेल डाली हुई है, प्रोटीन सैंपल्स एंड मार्कर लोडेड इन वर्टिकल SDS पेज सिस्टम। आपने किस में लोड किया हुआ SDS पेज में, वर्टिकल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। जब बफर जो वो रन करता है आपकी प्रोटीन को, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, एनोड की तरफ आपकी जो प्रोटीन जो हैं वो रन करती हैं, क्योंकि SDS पेज में सारी प्रोटीन भी आपकी नेगेटिव हुई होती हैं। तो नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ऑब्वियस बात है वो भी पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और आपकी जो प्रोटीन्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगी। चूँकि साथ में आपने जो है प्रोटीन लैडर जो है वो लोड किया हुआ है, तो प्रोटीन लैडर की बेस पे, उसके साइज़ की बेस पे जो है आप उसको सेपरेट कर लोगे। साइज़ के बेस पे, लैडर के साइज़ के बेस पे आप जो है वो आइडेंटिफाई कर लोगे कि आपकी प्रोटीन का साइज़ क्या है, तो किस साइज़ के, तो ये जो है कौन सी प्रोटीन हो सकती है। SDS पेज को हम जो है वो कमर्शियल ब्लू स्टेन या दूसरी स्टेनिंग के थ्रू जो है स्टेन करके बैंड्स को विजुअलाइज भी कर सकते हैं और फिर उनको जेल डॉक सिस्टम में भी देख सकते हैं। Next is visualization of proteins in gel after electrophoresis. Proteins are visualized as bands or spots on the gel by staining with a dye. The different dyes include proteins जो आप सेपरेट करते हो, उनको फिर आप जो है वो विजुअलाइज करने के लिए बैंड्स या स्पॉट्स वगैरह को, उन स्पॉट्स को और उन बैंड्स को क्या करते हो, किसी न किसी डाई के थ्रू जो है स्टेन कर लेते हो। वो डाई जो है वो जिंक और कॉपर डाई हो सकती है, ब्लू आपकी कौन से ब्लू डाई हो सकती है, आपकी सिल्वर डाई हो सकती है, आपकी फ्लोरेसेंट डाई हो सकती है। जिंक और कॉपर स्टेनिंग इज़ अ नेगेटिव स्टेनिंग बिकॉज इट स्टेन्स द जेल एंड नो द प्रोटीन स्पॉट्स। ये क्या करती है, आपकी जेल को
स्टेन कर देती है, आपके स्पॉट्स को स्टेन नहीं करती। कमेसिव ब्लू इज़ कॉमनली यूज स्टेन, कमेसिव ब्लू को आप कॉमनली यूज़ करते हैं क्योंकि आपके बैंड्स को स्टेन कर देती है। सिल्वर स्टेनिंग आर नॉट कंपेटेबल टू सब्सिक्वेंट टेक्निक्स ऑफ प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। जहाँ कहीं भी आप सिल्वर स्टेनिंग करते हो तो सिल्वर स्टेनिंग के बाद जो है वो आप फिर मास स्पेक्ट्रोमेट्री या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या डिफरेंट उसके बाद की जो डिफरेंट टेक्निक्स आप एक प्रोटीन पे लगाना चाहते हो आप वो नहीं लगा सकते हो, क्योंकि फिर वो कंपेटेबल नहीं रहता, वो प्रोटीन सैंपल आपका कंपेटेबल नहीं रहता सिल्वर स्टेनिंग करने के बाद। सो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि एक जेल है, उसको कमेसिव ब्रिलियंट ब्लू जो डाई है उसके थ्रू स्टेन कर लिया गया है, और आप जो ब्लू कलर के बैंड्स जो है वो इजीली देख सकते हो कि आपके पास जो ब्लू कलर के बैंड्स हैं, चूँकि आपने साथ में सैंपल प्रोटीन लैडर लोड किया हुआ है, तो प्रोटीन लैडर की बेस पे आप जो है वो अपनी साइज़ ऑफ इंटरेस्ट जो आपका जो आपकी जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका साइज़ जो है वो बता सकते हो और उसके साइज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ड्रॉबैक्स ऑफ 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ड्रॉबैक्स क्या है 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के? नंबर 1, लैक ऑफ द डिटेक्शन ऑफ लो अबंडेंस प्रोटीन्स सच एज रिसेप्टर, रेगुलेटरी एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन। वो वाली प्रोटीन्स जो बहुत ही कम अमाउंट में होती हैं वो प्रोटीन जो है वो 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे डिटेक्ट नहीं हो पाती। वो वाली प्रोटीन जैसे कि रिसेप्टर प्रोटीन्स होगी, रेगुलेटरी प्रोटीन्स होंगी या सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन्स होगी जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, वो वाली प्रोटीन्स जो हैं वो 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है जो कहले इतना डिटेक्ट ही नहीं हो पाती। बेसिक प्रोटीन्स एज वेल एज द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स दैट रिप्रेजेंट 40% ऑफ ऑल सेलुलर प्रोटीन्स आर हार्ड टू सेपरेट बाय 2D जेल। जो बेसिक प्रोटीन्स होती हैं और जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं जो तकरीबन 40% या 40% से ज़्यादा जो है वो सेल में अबंडेंट होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, उनको 2D जेल के थ्रू सेपरेट करना जो है वो बहुत हार्ड हो जाता है। तीसरे नंबर की जो हमारी ड्रॉबैक है वो है सम ऑफ दीज ड्रॉबैक्स कैन बी ओवरकम बाय रनिंग सेवरल जेल्स विद 1 pH डिफरेंस। कि आप जो है सिर्फ एक pH का डिफरेंस पे ग्रेडियंट सेट करो और फिर जो है वो इन प्रोटीन्स को रन करो, तो या तो आप ये काम कर सकते हो इसकी सॉल्यूशन के लिए एट pH रेंज हायर देन 10 और बाय प्री फ्रैक्शनेशन ऑफ प्रोटीन्स बिफोर 2D जेल। तो आप क्या कर सकते हो, आप या तो 1 pH का डिफरेंस डाल के pH ग्रेडियंट सेट करो, एक हाई ग्रेडियंट वाली जेल सेट करो, या फिर आप जो वो प्री फ्रैक्शनेशन भी कर सकते हो। प्री फ्रैक्शनेशन का मतलब है कि आप प्रोटीन्स को पहले ही थोड़ा सा सेपरेट कर लो ताकि जेल पे बाद में जो इतना ज़्यादा लोड 2D जेल पे बाद में इतना ज़्यादा जो है वो लोड ना पड़े। पहले उनकी किसी ना किसी तरह से कोई प्री फ्रैक्शनेशन कर लो, कोई SDS पेज करके थोड़ी सी फ्रैक्शनेशन कर लो, कुछ भी करके थोड़ी सी उनकी फ्रैक्शनेशन कर लो ताकि जो है वो 2D जेल जो है वो आपकी आराम से हो सके। क्योंकि 2D जेल जो है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि पहले आप जो उसका आइसोलेक्ट्रिक फोकसिंग पॉइंट के बेस पे कर रहे होते हो, फिर आप उसको SDS के बेस पे कर रहे होते हो, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। Next is capillary electrophoresis. So what is capillary electrophoresis? Separate peptides before injection into the mass spectrometer for their identification. Separate peptides, separate proteins before injection into the mass spectrometer for their identification. इनको आप mass spectrometry इनकी करने से पहले जो है इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करते हो, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हो। सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स इज कैरिड आउट इन अ थिन ग्लास ट्यूब। आप इसको किस में करते हो, थिन ग्लास ट्यूब में करते हो, बिल्कुल जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ा था कि जो कैपिलरी क्रोमेटोग्राफी होती है या आपकी जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है तो उसमें आपका एक कॉलम होता है टेस्ट ट्यूब की तरह का। इसी तरह यहाँ पे कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी क्या होता है कि आपका पास एक ग्लास की ट्यूब होती है पतली सी, उस ट्यूब में आप जो है वो कॉलम एक मटेरियल सेट करके आप प्रोटीन्स को सेपरेट करते हैं। यूजुअली 50 माइक्रोमीटर डायमीटर अंडर हाई वोल्टेज। ये जो ट्यूब होती है ये सिर्फ 50 माइक्रोमीटर डायमीटर की होती है और जो वोल्टेज है वो उसमें काफ़ी हाई जो है हम अप्लाई करते हैं। सेपरेटेड प्रोटीन्स कैन बी विजुअलाइज्ड एंड मॉनिटर्ड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट। जो सेपरेट हुई हैं प्रोटीन्स उनका विजुअलाइज भी कर सकते हो और उनका मॉनिटर भी कर सकते हो बाय अल्ट्रावायलेट लाइट, UV लाइट के थ्रू। द कैपिलरी मेथड कैन बी रन यूजिंग अ जेल और आइसोइलेक्ट्रिक फोरेटिक सिस्टम। जो कैपिलरी मेथड है वो आप दोनों तरह से कर सकते हो, चाहे तो आप जेल के थ्रू कर लो, चाहे आप आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग आइसोफोरेटिक जो सिस्टम है उसके थ्रू कर लो। तो किसी भी सिस्टम के थ्रू जो है वो आप कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हो। So student, this is all about today's lecture. If you have any question, please do ask me.